हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज आरसीसी तो लगभग ख़त्म ही हो गया है पूरा। अब प्री स्ट्रेस बाकी है। अब प्री स्ट्रेस का जो आज पहला लेक्चर है और पूरा आरसीसी का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने LSM, WSM, डिज़ाइन ऑफ कॉलम, फुटिंग और स्लैब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आरसीसी उतना ही तक था और ये आज जो है ये 5वां लेक्चर है आरसीसी का ही पार्ट। हम लोग इसको प्री स्ट्रेस को ही मानते हैं, लेकिन मेन आरसीसी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का डिज़ाइन है, तो हम लोग आज प्री स्ट्रेस कंक्रीट का डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे। और जो है इसका सिर्फ डिज़ाइन और एनालिसिस आज करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, और इसका लॉस वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसमें आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करें, और कोई भी वीडियो जो भी लेक्चर अपलोड करें या फिर कोई नोटिफिकेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो अगर हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि ये सबसे पहले प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट इट इज़ अ कंक्रीट in which internal stress of suitable magnitude and distribution are introduced so that the stresses resulting from external load are counteracted to a desired degree। इसमें जो है पहले हम लोग कुछ सुटेबल मैग्नीट्यूड का जो है इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर देते हैं, ताकि जो हम लोग एक्सटर्नल लोड के कारण जो उसमें स्ट्रेस लगे वो कुछ हद तक जो है एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कर देंगे, ठीक है, बैलेंस कर दें, तो कम इफेक्ट पड़ेगा उस लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस लगेगा उसका। इन दिस कंक्रीट देयर इज एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल लोड ऑन द स्ट्रक्चर प्रायर टू इट्स यूज। इसको यूज करने से पहले इसमें कुछ इनिशियल लोड लगा करके इसमें स्ट्रेस हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग एनहेंस द बेंडिंग, शियर एंड टॉर्सन कैपेबिलिटीज ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, ठीक है। देयर आर टू वेज टू अप्लाई प्री स्ट्रेस बाय मीन्स ऑफ टेंशन वायर, ठीक है। दो तरीके से हम लोग प्री स्ट्रेस करते हैं। एक है प्री टेंशनिंग और सेकेंड है पोस्ट टेंशनिंग। जो उसमें हम लोग टेंशन और टेंडन यूज करते हैं, ठीक है। टेंडन मीन्स जो स्टील होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हाई स्ट्रेंथ का स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्री टेंशन में क्या होता है, जैसे ये है एंड अबैटमेंट है, दोनों तरफ से ये फिक्स कर दिया है, और इसके बीच में सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेंडन लगा देते हैं, एक दो टेंडन जितना भी टेंडन हो लगा करके, और इसके जैकिंग कर देते हैं, और उसके बाद इसको हाइड्रोलिक जैक के थ्रू इसमें लगा करके इसमें स्ट्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस जनरेट करने के बाद इस वायर में जब स्ट्रेस जनरेट हो गया उसके बाद ये कंक्रीट कास्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट कास्ट करके उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेट होने देते हैं। अब सेट होने के बाद यहाँ से जो है कट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अब कट करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ से स्ट्रेस जब जनरेट हो गया, सो स्टार्टिंग में तो स्ट्रेस जनरेट हो गया था, ये इसको हम लोग टेंशन दे करके कुछ स्ट्रेस जनरेट कर दिए थे इसमें, और जब कंक्रीट सेट हो गया उसके बाद जब हम यहाँ से कट करेंगे तब क्या करेगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, ये टेंडन है वो। तो इससे क्या होता है, देखिए ये उससे क्या होता है, ये जो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है पूरा, और ये जो इसका स्ट्रेस है वो कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो यही है फर्स्ट स्टेज है कि इसमें सबसे पहले टेंशन के लिए एक टेंडन वायर देते हैं, और उसके बाद कंक्रीट कास्ट करते हैं, और उसके बाद कंक्रीट को कास्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जो है ये अपने इनिशियल स्ट्रेस इसमें इंड्यूस्ड हो जाता है, और ये जो बीम होता है वो लगभग ये कर्व टाइप का हो जाता है, ठीक है। ओके, इसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है इन प्री टेंशन सिस्टम
the high strength steel tendon are pulled between two end abutment prior to its casting of concrete. ठीक है, after pre-tensioning of tendon casting of concrete is done. ठीक है, कंक्रीट के कास्ट से पहले हम लोग प्री टेंशन करते हैं. Once the concrete attain the desired strength for pre-stressing, the tendon are cut and loose from the abutment. ठीक है, now that pre-stress is transferred to the concrete from the tendon due to bond between them. जब हम यहाँ से कट करते हैं इसको, तो ये जो इसका प्री-स्ट्रेस है टेंडन का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कंक्रीट में, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड रहता है. ठीक है, और ये तो हो गया प्री टेंशन, यानी कि कंक्रीट कास्ट करने से पहले इसको टेंस्ट कर देते हैं. अब यहाँ है पोस्ट टेंशन. पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंक्रीट कास्ट कर देते हैं और उसके बीच में एक डक्ट छोड़ देते हैं. ठीक है, ये डक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक डक्ट हो गया. ये इसका फ्रंट व्यू है. फ्रंट से हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब बीम से अगर लेंथ हमको उसका दिख रहा है तो उसके साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये साइड व्यू हो गया. तो ये इसका डक्ट दिख रहा है और ये इसके अंदर ये डक्ट है. ठीक है, सबसे पहले कंक्रीट कास्ट कर दिए और उसके बाद इस डक्ट में जो है हम लोग टेंडन डालते हैं टेंशन के लिए, और इसको टेंडन डाल करके इधर फिक्स कर देते हैं और इधर जैक से, हाइड्रोलिक जैक का हम लोग यूज़ करते हैं. हाइड्रोलिक जैक यूज करके इसको टेंशन अप्लाई करते हैं इसमें, इस टेंडन में. टेंशन अप्लाई करने के बाद इसको फिर एंकर कर देते हैं और उसके बाद इसको कट कर देते हैं. ठीक है, यही प्रोसेस है. उसके बाद इसमें फिर से टेंशन आ आता है. तो यही है कि इन पोस्ट टेंशन सिस्टम द डक्ट फॉर द टेंडन आर प्लेस्ड अलोंग द रेनफोर्समेंट बिफोर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. ठीक है, बीच में डक्ट छोड़ते हैं. द टेंडन आर प्लेस्ड इन द डक्ट आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. द डक्ट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड टेंडन ड्यूरिंग द टेंशनिंग ऑपरेशन, यानी क्योंकि इस दोनों के बीच में, कंक्रीट और इस टेंडन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है. ठीक है, आफ्टर एंकरिंग अ टेंडन एट वन एंड एंड द टेंशन इज अप्लाइड एट द अदर एंड बाय द जैक. एक तरफ एंकर कर देते हैं, उसके बाद टेंशन अप्लाई करते हैं. ठीक है, द टेंशनिंग ऑफ टेंडन एंड प्री कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट अकर साइमल्टेनियसली. यहाँ पे जब इसको हम जैक के थ्रू टेंशन अप्लाई करते हैं तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम में जो होता है कंक्रीट में कंप्रेशन लगता है. ठीक है, वही बोल रहा है. फाइनली द जैकिंग एंड इज एंकर. उसके बाद हम लोग जैकिंग एंड जो होता है उसको एंकर कर देते हैं. ठीक है, यही है नीड ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन प्री-स्ट्रेस. यहाँ पे इस प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग हाई स्ट्रेंथ का स्टील और कंक्रीट यूज करते हैं. अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस बहुत सारे एडवांटेज हैं प्री-स्ट्रेस के. तो फुली स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर usually subjected to compression during service life. This rectifies several deficiencies of concrete. और उसके बाद जो एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर रेनफोर्स कंक्रीट, ये सब है. सेक्शन डिमेंड अनकरेक्ट एट सर्विस लोड, मोर डक्टिलिटी एंड लेस डिफ्लेक्शन. फुल सेक्शन ऑफ कंक्रीट इज यूटिलाइज्ड, लेसर सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, यही सब है. तो ये सब आप एडवांटेजेज हैं, ये लोग ये सब पढ़ लीजिएगा. और हाई स्पेन बाई डेप्थ रेशियो 40 से 45 तक हम यहाँ अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज़ फॉर द सेम स्पैन डेप्थ रिड्यूसेस इम्प्लाइज रिडक्शन ऑफ डेड लोड. ठीक है, डेप्थ रिड्यूस होगा तो डेड लोड भी कम होगा ऑब्वियसली, एंड लार्ज ओवरहेड क्लियरेंस, और उसके कारण क्या होगा, हमें हेड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा. प्री स्ट्रेसिंग इज आल्सो सुटेबल फॉर प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन. जहाँ पे प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग प्री स्ट्रेस का यूज करते हैं. लिमिटेशन है कुछ इसके, इट नीड्स स्किल टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज कॉस्टली, ये सब है कुछ लिमिटेशन. देयर इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, देयर इज नीड ऑफ
स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब कुछ लिमिटेशन है, इसको भी ध्यान रखने का ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स। हम लोग प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं टेंडन में, ठीक है। उसके लिए है कि या तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, या हाइड्रोलिक करेंगे, इलेक्ट्रिकली करेंगे, या फिर केमिकली करेंगे। ये 4 तरीका है इसमें प्रेस्ट्रेस अप्लाई करने का। फर्स्ट मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में इसमें मैकेनिकली कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ मैकेनिकल डिवाइस, कुछ मशीन या फिर कुछ पुली और का हेल्प करके हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हाइड्रोलिक में एक हाइड्रोलिक जैक का यूज करते हैं, ये टेंशन अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रेस्ट्रेसिंग में जो है इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटेड प्रेस्ट्रेसिंग मेंबर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस इन 3 to 5 मिनट, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर बार अंडरगोज एन एलोंगेशन ऑफ अबाउट 0.4 to 0.5% एंड द बार आफ्टर कूलिंग ट्राइज टू शॉर्टन, ठीक है। इसको एलोंगेट कर देते हैं पहले 300-400 डिग्री पे, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक, जिससे इसमें एलोंगेशन 4.4 से 0.5% तक एलोंगेशन आ जाता है। उसके बाद कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये शॉर्ट होता है, ठीक है। तो दिस मेथड इंड्यूसेस प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पर mm² टू 600 न्यूटन पर mm², इतना तक यहाँ पे इसमें एलोंगेशन आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल प्रेस्ट्रेसिंग। केमिकली कैसे हम प्रेस्ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि इन दिस केस एक्सपेंडिंग ऑफ सीमेंट इज यूज्ड, ठीक है। सीमेंट का एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें जो है 75% पोर्टलैंड सीमेंट, 15% एलुमिना सीमेंट एंड 10% जिप्सम यूज होता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ नॉन एज सेल्फ प्रेस्ट्रेसिंग सिस्टम। सेल्फ प्रेस्ट्रेसिंग सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, केमिकल प्रेस्ट्रेसिंग को। तो इस तरीके से हम लोग 4 तरीके से प्रेस्ट्रेसिंग करते हैं। उसके बाद हो गया एक्सटर्नल प्रेस्ट्रेसिंग। एक्सटर्नल प्रेस्ट्रेसिंग कैसे करते हैं, when the prestressing is achieved by element located outside the concrete, it is called external prestressing, ठीक है। the tendon can lie outside the member and or inside the hollow space of a box, यानी कि बॉक्स, जिसमें बॉक्स टाइप का एक होता है, जिसमें हम लोग ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज के लिए हम लोग इसका बॉक्स का यूज करते हैं। वहाँ पे जो टेंडन हम लोग देते हैं, ये यहाँ पे ऐसे टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये एक्सटर्नल प्रेस्ट्रेसिंग होगा, यहाँ पे हम लोग टेंडन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यही हो गया एक्सटर्नल प्रेस्ट्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरनल प्रेस्ट्रेसिंग हो गया व्हेन द प्रेस्ट्रेसिंग अचीव्ड बाय एलिमेंट लोकेटेड इनसाइड द कंक्रीट member. Most of the pre-stressing are internal pre-stressing. In this case, concrete is cast around the duct for placing the tendon. हम लोग यही प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग जो करते हैं, हम लोग यही सब इंटरनल होता है, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया। उसके बाद लीनियर और सर्कुलर होता है। लीनियर होता है कि प्री-स्ट्रेसिंग ऑफ बीम, पाइल, पोल एंड स्लैब, दैट इज pre-stressed member are straight or flat, they are called linear. But when the pre-stressing member are curved in the direction of pre-stressing are called circular pre-stressing. Example is circumferential pre-stressing of tank, silos, pipes and similar structure. इस टाइप का जो सर्कुलर टाइप का जो हम लोग यूज करेंगे वो सर्कुलर प्रेस्ट्रेसिंग हो जाएगा। उसके बाद होता है फुल, लिमिटेड और पार्शियल प्रेस्ट्रेसिंग। फुल होता है व्हेन द लेवल ऑफ प्रेस्ट्रेसिंग इज सच दैट नो टेंसाइल स्ट्रेस इज अलाउड इन कंक्रीट अंडर सर्विस लोड इज कॉल्ड फुल, ठीक है। फुली प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम रेसिस्ट ऑल वर्किंग लोड बाय प्रेस्ट्रेस when the level of pre-stressing is such that the tensile strength under service load is within the cracking stress of concrete, it is known as limited, ठीक है। उसके बाद हो गया when the level of pre-stressing is such that under tensile stress due to service load the crack width is within the allowable limit, it is called partial pre-stressing, ठीक है। तो यही सब है
फुल, पार्शियल और लिमिटेड प्रीस्ट्रेसिंग। उसके बाद होता है यूनिएक्सियल, बाइएक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल होता है कि अगर ये टेंडन जो होता है पैरेलल ऑफ वन एक्सिस हो तो यूनिएक्सियल हो गया, अगर पैरेलल ऑफ टू एक्सिस हो तो बाइएक्सियल हो गया, और पैरेलल टू मोर देन टू एक्सिस हो तो मल्टी एक्सियल हो गया। उसके बाद प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है उसमें कुछ कैटेगरी है, एक स्टेज जो हम लोग यूज करते हैं, कितने स्टेज में प्री टेंशनिंग कंप्लीट होता है, पोस्ट टेंशनिंग कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, ये सब। जैसे प्री टेंशनिंग में इनकट करेंगे टेंडन को, उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ये जैकिंग करेंगे, उसके बाद ये सब है सारे प्रोसेस, इसको आप देख लीजिएगा। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यही सब है। और इसके बाद है कि हर्ड सिस्टम ऑफ प्री टेंशनिंग। हर्ड सिस्टम ऑफ प्री टेंशनिंग इज जनरली यूज्ड फॉर mass production like railway sleeper, post, etc. This system is also called long line method. The several members are casted in single line. एक ही लाइन में ढेर सारा मेंबर हम लोग कास्ट कर देते हैं, इसी को हर्ड सिस्टम ऑफ प्री टेंशनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस है। तो एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, तो एनालिसिस करने के लिए एजम्पशंस कुछ हैं, एजम्पशंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। कंक्रीट इज अ होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल हम लोग एज्यूम करते हैं। विद इन द रेंज ऑफ वर्किंग स्ट्रेस बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस के अंदर दोनों इलास्टिक होना चाहिए। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट डजंट चेंज along the length of member. Variation of stress in steel due to external load is negligible, ठीक है। ये सब हम लोग एजम्पशन लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ मेंबर अंडर फ्लेक्सर। इट इज़ डन बाय कंसिडरिंग combined effect of pre-stressing and external load and checking that stress are within permissible limit. Three approaches are used to analyze stress concept. First stress concept, second है load balancing, और थर्ड है C line P line concept, thrust line और pressure line, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे कि स्ट्रेस एट द एज ऑफ सेक्शन एंड एज ऑफ सेक्शन अंडर इंटरनल फोर्सेस ऑफ कंक्रीट आर कैलकुलेटेड। इंटरनल फोर्स जो होगा कंक्रीट का, उसके थ्रू जो उसके कारण जो एज पे स्ट्रेस होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ यूज टू कंपेयर द कैलकुलेटेड स्ट्रेस विथ द अलाउएबल स्ट्रेस। कॉन्सेंट्रिक टेंडन होगा एक होगा एसेंट्रिक टेंडन, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक टेंडन के केस में अगर फोर्स मान लीजिए अगर अप्लाइड है P, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा P/A, और बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा डेड लोड और लाइव लोड के कारण होगा, वो अगर M है तो उसके कारण स्ट्रेस होगा M/Z, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा B हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, और ये हो गया सिग्मा C कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इस यहाँ से फाइनल जो स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा C प्लस सिग्मा B P/A प्लस माइनस M/Z, प्लस हो जाएगा टॉप एज के लिए और माइनस हो जाएगा बॉटम एज के लिए। इस तरह से स्ट्रेस एट टॉप एज हो जाएगा P/A प्लस M/Z, और बॉटम एज पे हो जाएगा P/A माइनस M/Z। कंप्रेशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, टेंशन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि एसेंट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे। एसेंट्रिक में डायरेक्ट तो P/A हो जाएगा, और उसके बाद एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिसिटी हो जाएगा P/Z, ठीक है। ये टॉप में हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे और बॉटम में प्लस लेंगे इसमें एसेंट्रिक के कारण। उसके बाद एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग हो जाएगा M/Z, ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टोटल स्ट्रेस जो होगा टॉप एज पे निकालेंगे। यहाँ पे हो गया ये डायरेक्ट स्ट्रेस, ये हो जाएगा एसेंट्रिक लोडिंग के कारण, ये हो जाएगा बेंडिंग के कारण। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा ये हो गया, ठीक है। P/A माइनस P/Z प्लस M/Z, ये टॉप पे हो गया, और सब बॉटम पे P/A प्लस
होगा नहीं, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस पी बाई जेड माइनस एम बाई जेड, ठीक है, ये यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ दोनों सेम लिख दिए हैं, यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ प्री टेंशन कंक्रीट ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 150 mm वाइड है और 300 mm डीप है, इज प्री स्ट्रेस बाय अ 4 वायर ऑफ डाया 5 mm, इज स्ट्रेस्ड टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। द वायर इज लोकेटेड एट ऑफ 50 mm फ्रॉम द सोफिट, सोफिट से 50 mm, सोफिट होगा ये बॉटम पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 50 mm ऊपर जो है ये वायर लाई करता है। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप एट द सोफिट ऑफ बीम, बीम के सोफिट पे स्ट्रेस हमें निकालना है बाय कंसिडरिंग नॉर्मल कंक्रीट सेक्शन और बाय कंसिडरिंग इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। एम को लेना है 6, ठीक है, एम मीन्स मॉडुलर रेशियो, ठीक है, 6 लेना है, तो यानी कि मॉडुलर रेशियो यहाँ ले रहे हैं, तो ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद मॉडुलर रेशियो का जो है हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं, मॉडुलर रेशियो वर्किंग स्ट्रेस में, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं कि बाय कंसिडरिंग नॉर्मल कंक्रीट सेक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ स्ट्रेस दिया हुआ है 1200, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और 4 वाइड है 5 mm डाया का, तो लोड हो जाएगा स्टील पे कितना, एरिया इनटू स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ से लोड निकल गया। एसेंट्रिसिटी हो गया E 100 mm, यहाँ से पी वाई निकल गया, पी बाई जेड निकल गया, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। सोफिट पे कितना स्ट्रेस होगा, तो उसके बाद यहाँ बेंडिंग नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए बेंडिंग नहीं लगेगा, तो बेंडिंग के कारण हम लोग नहीं निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट सेक्शन हो गया, तो इक्विवेलेंट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग क्या करते थे, जो स्टील का सेक्शन होता था हम लोग उसको रिप्लेस कर देते थे कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि m-1 इंटू AST कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद m-1 इंटू AST, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका ज़रूरत पड़ता है, वर्किंग स्ट्रेस पड़े हुए हैं तो वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग को पता होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अब m-1 इंटू AST, ठीक है, और प्लस m-1 इंटू AST प्लस B इंटू D, ठीक है, इंटू x बार, ये हो गया आपका। और उसके बाद स्ट्रेस ऑफ सोफिट क्या हो गया, P बाई A प्लस पी वाई बाई आई, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से निकाल लेंगे E 250 माइनस एक्स बार करके, और y निकाल लेंगे 300 इंटू माइनस एक्स बार करके, ये 300, ये x बार हो गया, ठीक है, और 250 माइनस एक्स बार करके मेरा ये इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा, ये वाला पार्ट इसेंट्रिसिटी हो गया। और उसके बाद y जो होगा 300 माइनस एक्स बार करके ये हमारा y निकल जाएगा, ठीक है। I निकाल लेंगे BD³ बाई 3 करके, तो ये यहाँ से इसमें पुट करके हम लोग स्ट्रेस सोफिट पे निकाल लेंगे, ठीक है, 6.16 आ रहा है। तो व्हेन द इक्विवेलेंट सेक्शन इज कंसिडर्ड द वेरिएशन इज नॉट कंसिडर्ड, 1 से 2% तक ही वेरिएशन होता है, सो वी अडॉप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल सेक्शन, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, नॉमिनल सेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4.189 आया, सॉरी 6.283 आया, और यहाँ पे 6.16 आया, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 1 से 2% का ही वेरिएशन होता है, इसीलिए हम लोग नॉमिनल सेक्शन का यूज करते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे क्रैकिंग मोमेंट क्या होता है, तो द बेंडिंग मोमेंट एट विच विजिबल क्रैक्स आर डेवलप्ड इन प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर आर कॉल्ड क्रैकिंग मोमेंट। मोमेंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होता है जिसपे कुछ विजिबल क्रैक उस पर प्री-स्ट्रेस कंक्रीट पे मेंबर पे आ जाए, डेवलप हो जाए, उस बेंडिंग मोमेंट को हम लोग क्रैकिंग मोमेंट बोलते हैं।
द विजिबल क्रैक अपीयर व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस एट द सॉफिट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये कब होता है? तो जब सॉफिट पे जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू मॉडुलस ऑफ रप्चर के बराबर हो जाता है, उस टाइम में होता है। ठीक है, लोड फैक्टर यहाँ से निकालेंगे, लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग, लाइव लोड और टोटल लोड रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग बाय लाइव लोड और टोटल लोड एक्चुअली एक्टिंग। टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है, कितना रिक्वायर्ड है बाय एक्ट कितना कर रहा है, इसी से या फिर उसके लोड या मोमेंट कुछ भी डाल तो यहाँ से ये निकल जाएगा हमारा लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग। इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड देन वी हैव टू कैलकुलेट द लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइव लोड एंड टोटल लोड। ठीक है, लाइव लोड टोटल लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। यह हो गया। अब उसके बाद हो गया एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन वेरियस स्टेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस टू concrete beam, stress due to dead load and pre-stressing force without losses are taken into account। यहाँ पे हम लोग without loss consider करते हैं। at service load condition calculate stress due to pre-stressing force after losses, no dead load, live load, ideal final stress distribution ये हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस टॉप पे 0, स्ट्रेस बॉटम पे मैक्सिमम। ठीक है, आइडियल फाइनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अंडर सर्विस कंडीशन ये हो जाएगा, और बॉटम पे यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे बॉटम ये स्ट्रेस टॉप पे मैक्सिमम और बॉटम पे 0। उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद हो गया लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के लिए जो है लोग बाय प्रोवाइडिंग बेंट टेंडन, ठीक है, बेंट टेंडन यूज करते हैं। द टेंडन विल एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द कंक्रीट बीम एंड विल देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द एक्सटर्नल लोड डाउनवर्ड लोडिंग। यहाँ पे हम लोग जो ये कुछ बेंट टेंडन का यूज करके हम लोग कुछ अपवर्ड फोर्स एक जनरेट करवाते हैं, जो कि जो एक्सटर्नल लोड लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अ पैराबोलिक शेप ऑफ प्रोफाइल विल एक्सर्ट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपवर्ड लोड ऑन द बीम। ठीक है, पैराबोलिक प्रोफाइल अपवर्ड लोड जो होता है वो जनरेट करता है। शार्प एंगल इन केबल इंड्यूस्ड कंसंट्रेटेड लोड, शार्प एंगल इन केबल इंड्यूस्ड कंसंट्रेटेड लोड in a load balance pre-stressed concrete beam under self load, the cross section is subjected to axial stress only if the load is fully balanced। ठीक है, उसके बाद पैराबोलिक प्रोफाइल, पैराबोलिक प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे कि तो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल एक्चुअली एक्ट लाइक अ केबल इन द सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज में हम लोग इसका यूज करते हैं। द केबल हैज़ द प्रॉपर्टी दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज 0। इस जो पैराबोलिक प्रोफाइल होता है इसके हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर्न के बारे में जानेंगे। कर्न क्या होता है? व्हेन द रिजल्टिंग कंप्रेशन C इज लोकेटेड विद इन अ स्पेसिफिक जोन ऑफ अ सेक्शन ऑफ बीम, टेंसाइल स्ट्रेस आर नॉट जनरेटेड, देन द जोन इज कर्न जोन। इस जोन में जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस 0 होता है। ठीक है, जो उस जोन को हम लोग कर्न जोन बोलते हैं। उसका डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिजाइन हम लोग करने के लिए सबसे पहले साइज डिटरमाइन करते हैं। उसका सेकंड में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ गिवन लोडिंग, ये दोनों पता करते हैं। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस कंडीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना ही है डिजाइन करने के लिए। तो यही है कि द स्ट्रेस इन स्टील एट ट्रांसफर स्टेज ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट, उसके बाद ये एसेंट्रिसिटी के कारण और ये बेंडिंग के कारण। ठीक है, एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस हो जाएगा। शुड बी लेस देन FT। FT इज टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, एट बॉटम देयर इज अ चांस ऑफ मैक्सिमम
कंप्रेशन कमिंग। तो इसमें बॉटम में क्या हो जाएगा, बॉटम में हम लोग निकाले हुए थे, यहाँ पे बॉटम में और टॉप में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे टॉप में हो जाएगा माइनस, यहाँ एज एसेंट्रिसिटी वाला माइनस, ये और इसमें बेंडिंग वाला में प्लस, और ये नीचे हो जाएगा प्लस और ये माइनस। तो यहीं से इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। और ये कंप्रेशन के का जो बॉटम में कंप्रेशन लगेगा वो शुड बी लेस देन FC, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इससे से हम लोग, ये तो लोड के कारण हो गया। उसके बाद सर्विस लोड स्टेज में क्या करते हैं, सर्विस लोड स्टेज में टॉप पे हमारे ये हो जाएगा NP/A, NP का ईटा P बाई A माइनस ईटा PE/ZB, ये सब हो गया लेस देन FC, ठीक है। और बॉटम पे हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो NP हो गया, NP इज़ द प्रीस्ट्रेसिंग लेफ्ट एट सर्विस स्टेज। फॉर एग्जांपल इफ 20% लॉस तो इक्वल टू 0.8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही पुट कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा। उसके बाद ये ZT हो गया, ZT का वैल्यू हम लोग उधर से निकाल लेंगे, 1 और 3 से, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम लोग Z का वैल्यू निकाल करके यहाँ निकाल लेंगे, और 1 और 4 से ZB का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबका दिखा हुआ है कौन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि Z वैल्यू फॉर टॉप एंड बॉटम हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, तो इसीलिए दोनों को इक्वल करके सेम हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये हम लोग यूज कर देंगे टॉप स्ट्रेस एट ट्रांसफर एंड बॉटम स्ट्रेस एट सर्विस लोड कंडीशन हम लोग निकालते हैं। तो P का वैल्यू जो होता है, यहाँ से हम लोग, ये फार्मूला है बड़ा सा, हम लोग इसको फार्मूला को याद करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये इक्वेशन जो है 4 इक्वेशन हम लोग उसी से निकाल लेंगे, ठीक है, यूज करके। उसके बाद एसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन द डिजाइन ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कंसिडर इफेक्ट ऑफ, हम लोग ये सब इफेक्ट का कंसिडर करते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के डिज़ाइन के लिए। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसके बाद हाई टेंसाइल स्टील, हाई स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्टील होना चाहिए। उसके बाद लोड बैलेंसिंग केबल प्रोफाइल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। In this condition, we don't consider load balancing by cable profile, but rest of other are considered. यानी कि लोड बैलेंसिंग केबल प्रोफाइल के कारण हम लोग कंसिडर नहीं करते, बाकी सब कुछ कंसिडर करते हैं। एक क्वेश्चन है, अ पोस्ट टेंशन प्रीस्ट्रेस बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ 240 mm वाइड है, टू बी डिजाइन फॉर अ लाइव लोड ऑफ 25 kN per meter UDL एंड इफेक्टिव स्पैन ऑफ 12 मीटर। Stress in concrete must not exceed 17 और in compression and 1.4 in tension, ठीक है। At any time and loss of pre-stress should be assumed to, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है तो यहाँ से ईटा निकल जाएगा 0.85, ठीक है। Calculate minimum possible depth of beam for the section design above, calculate design अब यहाँ पे फॉर द सेक्शन डिजाइन अब कैलकुलेट द मिनिमम प्रीस्ट्रेस फोर्स एंड कोरेस्पोंडिंग एसेंट्रिसिटी, ये सब निकालना है हमें। ये सेक्शन हो गया, ये लोडिंग हो गया। उसके बाद स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है, कंक्रीट मस्ट नॉट एक्सीड 17 एंड इन कंप्रेशन एंड 1.4 एंड इन टेंशन, ठीक है। ईटा का 0.85 आ गया। एट ट्रांसफर टॉप पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस, FT का वैल्यू ये हो गया 1.4, FSC का वैल्यू 17। तो यहाँ से ये सब आ गया सर्विस लोड कंडीशन में, और ये हो गया ट्रांसफ़र स्टेज में, ठीक है। तो ये सब कैसे हम लोग Z का वैल्यू निकाल लेंगे। Z का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग डिज़ाइन, ये लोड हो गया डेड लोड, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद लाइव लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, और ये इससे हम लोग Z का वैल्यू इक्वेशन 5 का हेल्प से हम लोग Z का वैल्यू निकालेंगे। Z का वैल्यू क्योंकि इंडिकेटर में निकलेगा तो D हम लोग, बाकी सब कुछ पता है तो यहाँ से D निकाल लेंगे,
ठीक है। और इक्वेशन 6 में डी का से भी डी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 860 mm आया, यहाँ से 797 mm आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी के लिए टॉप 2 कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, टॉप स्ट्रेस एट ट्रांसफर एंड बॉटम स्ट्रेस एट सर्विस लोड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करके 4 के साथ समेशन कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। यहाँ से हम लोग p का वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1587.22, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। और उसी तरह से 1 में n से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर देंगे उसमें से, तो यहाँ से हमारा एसेंट्रिसिटी आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी हमारा ये आ गया, यानी कि मिनिमम फोर्स और एसेंट्रिसिटी हमारा निकल गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया आपका जो डिजाइन था प्री स्ट्रेस का और एनालिसिस इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, लॉसेस क्या होता है, किस तरीके से लॉसेज होता है, कितने तरीके से का लॉसेज होता है, वही सब पूरा हम लोग फाइंड करेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इसमें हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, फिर तो सही नहीं लगेगा, लेक्चर को लंबा नहीं रखना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और प्री स्ट्रेस को। और अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट में टाइप कीजिए अपना डाउट, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आपका डाउट जो है आपका क्लियर कर सकें। और अगर आपको वीडियो सही थोड़ा सा भी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके और ये सब कोई पढ़ सके, ठीक है फ्रेंड्स। और सो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक द वीडियोस। अगर और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल ही आ जाएगा प्रोबेबली, ये हमारा लॉसेज इन प्रेस्ट्रेस कंक्रीट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।